बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले हमने समझना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन, वो स्पेस होता है जिसमें कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। उस फील्ड को हम बोलते हैं, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन, वो स्पेस जहाँ पे कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हो, महसूस कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी ग्रेविटेशनल रीजन, फील्ड किसी इलाके, किसी रीजन, किसी स्पेस को बोलते हैं। सही है। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हैं। इसको हम आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है एक क्वांटिटी के ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो है आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद द मास वुड फील। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि अगर हम कोई बॉडी को, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, तो अगर ये बॉडी में यहाँ पे इस ग्रेविटेशनल फील्ड में रखूँ तो ये इस ज़मीन ऐसे अट्रैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर लेके जाऊँ, यानी यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, लेकिन ऐसी जगह पे लेके जाऊँ जहाँ पे ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद ना हो। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जितना हम हाइट पे जाते हैं उतनी आप लोगों के पास ग्रेविटी कम होती है, यानी हर जगह पे ग्रेविटी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल 9.8 जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। 9.8 क्या है? 9.8 ग्रेविटी जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मौजूद है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मून पे जो है ग्रेविटी ऑन द मून आप लोगों के पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर जगह पे अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो अब अगर मैं इस फील्ड को, इस बॉडी को यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये यहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद नहीं है। सही है। तो इससे हमें ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में अभी इसकी अट्रैक्शन होगी, उसको हम बोलते हैं vector field. It is a vector field and point in the direction of the force that the mass would feel. तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। फिर आप लोग को बताया है कि F इज इक्वल टू W। ये आप लोग के बुक में फर्स्ट वन पैराग्राफ है कि आप लोग के पास अ बॉडी प्लेस्ड इन स्पेस, अ बॉडी प्लेस्ड इन स्पेस सराउंडिंग द अर्थ एक्सपीरियंस अ फोर्स, कि जहाँ जब बॉडी स्पेस में मौजूद है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जो वेट के बराबर होता है, एंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल ये मास है तो ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आप लोग के पास यहाँ पे इसी सेंटेंस में यही बताया है कि फोर्स इज इक्वल टू W, तो F इज इक्वल टू W आ जाएगा। Then W, you know that कि W is equal to mg and Fg show the force of gravity. Then G is equal to Fg divided by m, जो यहाँ पे बताया है कि the gravitational field is the gravitational force per unit mass, gravitational force per unit mass which is called gravitational field strength. अब इसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड मास का यूनिट kg। तो न्यूटन पर kg इज द यूनिट फॉर ग्रेविटी। नाउ कंजर्वेटिव फील्ड। अब हमने इस पॉइंट को समझना है। सबसे पहले हमने समझना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, फिर हमने समझ लिया कि क्वांटिटी क्या चीज़ है, इसकी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, फिर हमने समझ लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। अब हमने समझना है कि ये आप लोगों के पास, तो कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें आप लोग के पास वर्क डन या तो ज़ीरो के बराबर हो या वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, यानी वो पाथ पे डिपेंड ना कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। If we carry a body in a closed path in such field that the total work done will be zero or the total work will be independent on the path, या तो पाथ पे इंडिपेंडेंट हो या उसका टोटल वर्क डन ज़ीरो के बराबर हो।
क्लोज्ड पाथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक क्लोज्ड पाथ है, ये एक क्लोज्ड पाथ है, ये एक क्लोज्ड पाथ है, मतलब कि बंद एक ओपन पाथ होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ओपन पाथ, अब इसको मैं बंद कर लूँ तो दिस इज़ द क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ में अगर हम कोई बॉडी लेके जाए तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेकर हम फिर दोबारा उस इनिशियल पॉइंट पे लेके जाए तो ये क्लोज्ड पाथ हो गया। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, अब मैं इस पाथ को लेके दोबारा अपने पॉइंट पे चली जाऊँ तो दिस इज़ द क्लोज्ड पाथ। तो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार की शक्ल में भी आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं तो इस यहाँ से लेकर मैं दोबारा इनिशियल पॉइंट पे लेके जाऊं तो ये आप लोगों के पास क्लोज्ड पाथ हो गया। तो अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 के बराबर हो तो उस रीजन, उस स्पेस को, उस फील्ड को आप लोग क्या बोलोगे? कंजर्वेटिव फील्ड। अगर वर्क डन 0 के बराबर आ जाए उस रीजन में तो उसको आप लोग, उस फील्ड को आप लोग कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो वो आप लोगों के पास कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। एंड द टोटल वर्क डन विल बी 0। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि मैं या इस रास्ते पे चली जाऊं या मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक चली जाऊं और मेरे पास वो वर्क डन सेम आ जाए तो तब भी वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा, जो अब हम आगे पढ़ेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे। सही है। अब आप लोग के बुक में जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको समझना है। फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एक अर्थ है, यहाँ पे ये लाइन जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहे हैं जो टुवर्ड्स द सेंटर है। जिस तरह आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हो ना कि उसमें फोर्स जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो इसी तरह यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। दीज लाइन्स आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ये चीज़ जो है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब ये कि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है। अब ये मास है। अब अगर मैं इस बॉडी को ले लूँ और इस बॉडी को डिस्प्लेस्ड कर लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाऊं, तो मैंने इस पे वर्क डन किया क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक लेके गई हूँ, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करके मैंने यहाँ से यहाँ तक लेके गई हूँ। तो मतलब ये कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ये है। समझ गए? ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं एक बॉडी ले लूँ और वो बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर ले। फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट है ना, ये बॉल पॉइंट है, दिस इज़ द बॉडी। अब इस बॉडी को मैं छोड़ दूँ, मैंने कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई किया लेकिन सिंपल मैंने इसको छोड़ दिया, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी ये बॉल पॉइंट ने नीचे गया है। सही है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद ना होता तो फिर ये नीचे नहीं जाता। समझ गए हो ना? तो इस वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, तो यहाँ से यहाँ तक इस बॉल पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो इस चीज़ पे क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है। दिस इज कॉल्ड वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। देखें, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हम जहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पर तो ग्रेविटी मौजूद है और मैं कोई भी बॉडी नीचे फेंकूँ तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है और ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। सही है। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है कि द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन अ क्लोज्ड पाथ। हमने पहला वाला पॉइंट ये वाला करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड एंड दिस वन इज द सेकंड पॉइंट फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड कि ये इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ, और वो दूसरा जो है उसमें वर्क डन आप लोग के पास 0 के बराबर आ रहा था। अब ये डायग्राम मैंने ले लिया जो आप लोग के बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ। आप लोगों ने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, मतलब ये कि दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट सी आप लोग के पास इनिशियल पॉइंट है, तो सी से बी तक आप लोग चले जाओगे, फिर बी से ए, देन ए टू सी। तो ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया। अब यहाँ पे एक मास, स्टार्टिंग पॉइंट मास का ये है, यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है सी पॉइंट पे और आप इस मास को डिस्प्लेस्ड कर लो सी से बी तक। तो इस वजह से मैंने डॉटेड फॉर्म में बनाया है क्योंकि ये डिस्प्लेस्ड हुआ है। अब यहाँ पे वो मास, सबसे पहले पॉइंट इसका ये था कि ये सी पे पड़ा हुआ था, तो जब ये सी पे पड़ा हुआ था तो इसका वेट क्या होगा?
डाउनवर्ड होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वेट क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड, इसका वेट डाउनवर्ड है और मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही हूँ, सही है। तो इस डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दिस इज़ द डी पॉइंट, और इस डायरेक्शन में इसका वेट है डाउनवर्ड। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बिटवीन सी एंड बी, मैं सी और बी के दरमियान वर्क डन ले लूँ, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, सही है। तो मैं वर्क डन बिटवीन सी एंड बी ले लूँगी, तो एफ डॉट डी टू मैंने ले लिया। अब डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए मैं कॉस थीटा ले लूँगी, तो एफ डी टू कॉस ऑफ थीटा ले लिया। D2 इस वजह से लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको D2 से शो किया है, यहाँ से यहाँ पर D1 से और यहाँ पे D से। तो एंगल आप लोगों के पास, अच्छा स्टार्ट में हमने पढ़ा, बताया है मैंने आपको कि वी नोन डेट F इज़ इक्वल टू W। यहाँ पे देख के स्टार्ट में F इज़ इक्वल टू W, स्टार्ट में आप लोग को बुक में वर्क डन एक स्टार्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बताया है कि F इज़ इक्वल टू W। तो मैंने यहाँ पे F की जगह मैं W भी लगा सकती हूँ, मैं F की जगह W भी लगा सकती हूँ, वेट भी लगा सकती हूँ। वेट लगा लिया, कॉस ऑफ 90 पुट कर लोगे तो कॉस ऑफ 90 आप लोग के पास 0 के बराबर होता है। तो W C टू B आप लोग के पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। C टू B तो मैंने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। आप लोगों ने क्या करना है, C टू B वर्क डन फाइंड आउट करना है, फिर B टू A, देन A टू C। C टू B तो फाइंड आउट हुआ, अब B टू D का फाइंड आउट करना है। B टू A फाइंड आउट करने के लिए अगर आप लोग वेट को, फॉर एग्जांपल ये वेट है, इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो जब B टू A लेके जाओगे तो इस वेट का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल दिस इज़, ये आप लोग के पास इसकी वेट डाउनवर्ड है और इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है, जो मैंने D1 से शो किया हुआ है। तो दोनों के दरमियान आप लोग मुझे बताएं कि वीडियो को पास कर ले और देख ले कि एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, सही है। तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो B टू A एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस W D1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्क डन बिटवीन A टू C। मैंने C टू B भी वर्क डन फाइंड आउट किया जो 0 के बराबर आया, B टू A भी फाइंड आउट किया जो माइनस W D1 के बराबर आया। अब वर्क डन बिटवीन A टू C फाइंड आउट कर लूँगी। A टू C जब मैं लेके जाऊँगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेट यहाँ पे है, तो अब इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, तो इसके दरमियान थीटा बन रहा है। मतलब ये ना तो 90 बन रहा है, इस तरह बन रहा है, देखें ये हो जाएगा वेट, ये हो जाएगा इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना तो 90 है ना तो 180 है, मतलब ये कि कोई थीटा बन रही है, या तो 60 होगा या तो 30 होगा। तो मैंने क्या ले लिया, कॉस ऑफ थीटा ले लिया, क्योंकि मुझे एंगल नोन नहीं है। तो A टू C जब मैं लेके जा रही हूँ तो मुझे एंगल का पता नहीं है, तो W D कॉस ऑफ थीटा ले लिया। अब इस कॉस ऑफ थीटा को मैंने सॉल्व करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे ये थीटा जो है, यहाँ पे ये थीटा जो बन रहा है, तो कॉस ऑफ थीटा को सॉल्व करने का तरीका ये है कि कॉस ऑफ थीटा आप लोगों के पास किस चीज़ के बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आप लोग के पास क्या चीज़ है, D1 है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, D है। तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा D1 बाय D, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके D1 इज इक्वल टू D कॉस ऑफ थीटा। वेरी गुड, आप लोगों ने इसी तक करना है कि WAC इज इक्वल टू WD, दिस इज द वेट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा आप लोग के पास बराबर है D1 बाई D, बेस D1 बेस है, D आप लोग के पास हाइपोटेन्यूज है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके D1 इज इक्वल टू D कॉस ऑफ थीटा। तो D कॉस ऑफ थीटा की जगह आप लोग D1 लगा सकते हो। तो A टू C आप लोग के पास वर्क डन ये आ जाएगा, सही है। अब टोटल वर्क डन सारों को 8 कर लोगे तो आप लोग के पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन में C टू B, B टू A एंड A टू C, तो ये आप लोग के पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अच्छा, तो अब टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों के पास ये आ जाएगा C टू B, B टू A, देन A टू C। सारे वर्क डन को, दिस इज़ द C टू B, दिस इज़ A टू B टू A एंड
दिस इज़ A to C, सारे वर्क डन को मैं 8 कर लूँगी तो आप लोगों के पास 0 आ जाएगा, सही है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, सही है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आप लोगों के पास कंजर्वेटिव फील्ड है। अब फर्स्ट वन स्टेटमेंट तो हमारा प्रूफ हो गया कि अगर आप लोग के पास वर्क डन 0 के बराबर होगा तो वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा। अब दूसरी बात ये है कि हमने ये वाला स्टेटमेंट अब प्रूफ करना है कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो वो किस तरह फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम पाथ्स लेंगे, वही वाला डायग्राम ले लेंगे, लेकिन उस डायग्राम को हम 2 पाथ में डिवाइड कर लेंगे। दिस इज़ द पाथ 1 एंड दिस इज़ द पाथ 2। इसको मैंने डिवाइड कर लिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब ये है कि मैं एक डायरेक्ट पाथ ले लूँगी और दूसरा मैं इनडायरेक्टली जाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आ रही हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चली जाऊँगी, तो दिस इज़ द डायरेक्ट पाथ। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्टली जाऊँगी, मैंने इस पॉइंट पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ आऊँगी पहले, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये मेरा इनडायरेक्ट पाथ है। और अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चली जाऊँगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि मैंने इस पॉइंट C पॉइंट पे आना है, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चली जाऊँगी, लेकिन अगर इनडायरेक्ट लेना है तो उसके लिए हम पाथ 2 ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आऊँगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आऊँगी। तो इसी तरह इसके लिए भी वर्क डन ले लेंगे, वर्क डन इन पाथ 1 फ्रॉम A to C, A to C। तो A to C वही वाला इक्वेशन जो आप लोगों ने पहले फाइंड आउट किया है, ये वाला, ये वाला बिल्कुल इसी तरह आप लोग ये भी लिख लोगे WD1। तो ये आ जाएगा वर्क डन इन पाथ 2। पार्ट 2 में आप लोग फ्रॉम A to B एंड B to C, इसमें 2 पाथ है, A to B, B to C। इसमें सिंपल आप लोगों ने A to B समझना है, B to C वही वाला है। A to B जब मैं जाऊंगी तो अगर आप लोग देख ले कि मैं वेट को डाउनवर्ड लेके जा रही हूँ, ये देखिए ये वेट है ना, तो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड लेके जा रही हूँ और इसकी जो वेट है वो भी डाउनवर्ड है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो जब मैं cos ऑफ 0 पुट कर लूँ तो आप लोगों के पास WD1 आ जाएगा, सही है। अब अगर मैं इनडायरेक्ट पाथ लूँगी, ये तो डायरेक्ट पाथ हो गया, और ये वर्क डन इन पार्ट 2, तो मैं A to B देन B to C, तो इनडायरेक्ट पाथ ये है, सही है। अब A to B तो चली गई, B to C भी जाना है, B to C वही वाला है, cos ऑफ 90 आएगा। तो फिर टोटल वर्क डन यूजिंग इनडायरेक्ट पाथ A to B, B to C 8 कर लूँगी, तो मेरे पास वही WD1 आ जाएगा, सही है। तो अगर आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को देख लें, यहाँ पे देख ले, ये डायरेक्ट पाथ के लिए था तो WD1 आ रहा था, अगर मैंने इनडायरेक्ट पाथ के लिए भी ले लिया तो WD1 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास कंजर्वेटिव फील्ड है। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट है क्योंकि डिपेंडेंट तो नहीं है, मैं यहाँ से यहाँ पर लेके जाऊँ तो भी वर्क डन सेम आता है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ तो भी वर्क डन सेम आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है जो आप लोग के बुक में लास्ट 1 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को कवर कर ले, जहाँ पे भी मसला हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।